अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ना है डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल एयर में नेक्स्ट जो है वो है ट्रामा टू द ऑरिकल। उसमें जो सबसे पहले है वो है हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल। इसमें क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड होता है बिटवीन ऑरिकुलर कार्टिलेज और पेरिकॉन्ड्रियम। हमारे एयर में जो ऑरिकल है हमारा, उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो कि एयर को शेप देता है। अब उस कार्टिलेज की एक थिन कवरिंग होती है जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। जो पेरिकॉन्ड्रियम और ऑरिकुलर कार्टिलेज के दरमियान वाली स्पेस है उसमें जो है वो ब्लड की कलेक्शन हो जाती है हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल में। अब इसकी जो मेन मोस्टली काजेज़ होती हैं उसमें सबसे पहले ये बॉक्सर्स में होता है, रेसलर्स में होता है ब्लंट ट्रॉमा। और फिर उसके बाद जो ब्लड है एक्स्ट्रा वेसेटेड, वो ब्लड आइदर क्लॉट फॉर्मेशन बनाता है और दोबारा जो क्लॉट बन जाता है उसकी वजह से हमारे एयर की एक ख़ास शेप डिफ़ॉर्मिटी बन जाती है जिसे हम कॉलीफ्लावर एयर कहते हैं, पगिलिस्टिक या बॉक्सर्स एयर। जैसे कि इधर आप इस पिक में देखें पगिलिस्टिक या बॉक्सर्स एयर दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर वो हीमाटोमा जो फॉर्म हुआ था, कलेक्शन ऑफ ब्लड जो हुई थी, वो अगर इन्फेक्ट हो जाए तो उससे क्या होता है कि ना सीवियर पेरिकॉन्ड्राइटिस होता है। पेरिकॉन्ड्राइटिस मीन इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम। अब है ट्रॉमा टू द ऑरिकल में हीमाटोमा ऑफ ऑरिकल का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। अगर आप खुद सोचें कोई भी हीमाटोमा फॉर्मेशन होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो ब्लड होगा हम उसको एस्पिरेट करेंगे, उस ब्लड को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि हम उस ब्लड की एस्पिरेशन करते हैं, पर वो जो एस्पिरेशन है वो भी स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मेजर्स में करते हैं हम, कि वहाँ पे दोबारा इन्फेक्शन ना हो। और फिर वो जो ऑरिकल है उसकी प्रॉपर पैकिंग करते हैं ताकि रीअकुमुलेशन ना हो ब्लड की। अब जो एस्पिरेशन है वो हमें बार बार करनी पड़ती है तब तक जब तक ब्लड कलेक्ट होता रहता है। अब अगर वो हम जो एस्पिरेशन कर रहे हैं अगर वो फ़ेल हो जाती है, उससे दोबारा ब्लड दोबारा कलेक्ट हो रहा है, 3-4 बार करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे इंसिजन और ड्रेनेज करते हैं। इंसिजन पहले हम इंसाइज करते हैं, फिर ब्लड को ड्रेन कर लेते हैं, और ये भी हम प्रॉपर एसेप्टिक मेजर्स में करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेशर अप्लाइड करते हैं और फिर सुचर्स लगाते हैं, जो हमने इंसिजन दी थी उसे सुचर्स लगाते हैं, उसके बाद रोल्स की हेल्प से हम उसे टाई कर देते हैं। अब ये जो भी प्रोसेस होगा इसमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमें क्या यूज़ करनी होंगी, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स। जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेसिरेशन का। लेसिरेशन मींस कहीं पे भी अगर कोई कट लग जाता है तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है वो हम मोस्टली लेसिरेशन में लेके आते हैं। लेसिरेशन मीन कट, आप इसे अगर इजी वर्डिंग में देखें तो इसमें क्या होता है कि ना इसकी जो हम इसे ठीक करते हैं वो पॉसिबल हो सकता है अगर हम जितना जल्दी से जल्दी करें। अब जो है हम इसमें क्या करते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम को पहले स्टिच करते हैं, किससे, एब्जॉर्बेबल सुचर से। उसके बाद क्या करते हैं कि हम जब पेरिकॉन्ड्रियम को स्टिच कर लेते हैं उसके बाद हमने सब असल में मसला ये होता है कि वहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम के साथ जो कार्टिलेज है वहाँ पे एवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है, तो हमें उसका ख़ास ख्याल रखना होता है। उसके बाद हम स्किन को क्लोज़ करते हैं। स्किन को क्लोज़ करेंगे कौन से सुचर से, नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर से। इसमें भी वैसे ही है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम नॉन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और देते हैं पेशेंट को फॉर 1 वीक। नेक्स्ट है एवल्जन ऑफ पिन्ना। एवल्जन ऑफ पिन्ना, इसमें जो हमारा पिन्ना है, ऑरिकुलर का ऑरिकल वाला पोर्शन है, वो क्या होता है कि ना सम टाइम उस पर कट लग जाता है, तो उसका जो पीस स्किन के साथ अटैच रहता है उसकी हम क्या कर देते हैं, उसे दोबारा प्राइमरी रीअटैचमेंट कर देते हैं, और ये मोस्टली ये प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। अब अगर पिन्ना जो है वो कम्प्लीटली एवल्ज हो गया, कम्प्लीटली कट हो गया, तो उसकी रीइम्प्लांटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उसमें जो है हमें पिन्ना को, एवाल सेगमेंट को हम वहाँ से रिमूव कर लेते हैं और कार्टिलेज को दोबारा लगाते हैं, और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद हम पोस्ट ऑरिकुलर स्किन की लेटर कंस्ट्रक्शन करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं। अब है फ्रोस्ट बाइट। एवल्जन ऑफ पिन्ना तो हमने अभी पढ़ लिया है। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट में क्या होता है कि ना ये क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में जब हम होते हैं तो हमारे ये पेरिफेरल पार्ट्स हैं ना, तो जिसमें वो उस फ्रोस्ट बाइट के चांस होते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि ना इंजरी हो जाए बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, तब क्या होता है कि इंजरी हो और उसमें
एरिथमा फॉर्मेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, एडिमा हो जाता है, बुलाई फॉर्मेशन हो जाती है, स्किन की नेक्रोसिस हो सकती है, डेड हो सकती है स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू कंप्लीट नेक्रोसिस हो सकती है, उससे इसके वो जो अफेक्टेड पोर्शन है उसका फंक्शन लॉस हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो पिक है इसमें दिखाया गया कि कैसे एक लेसरेशन ऑफ पिन्ना हुआ है। यहाँ पे अब नेक्स्ट है कि ना ट्रीटमेंट क्या होता है फ्रोस्ट बाइट का। फ्रोस्ट बिटन जो एयर है उसका ट्रीटमेंट में हम पहले क्या करेंगे कि हम कॉटन प्लेकेट्स जो हमारे पास होती हैं हम उसे मॉइस्ट करेंगे और एट अ टेम्परेचर ऑफ 38 से 42 डिग्री पे हम एयर को रीवार्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन ऑफ 0.5 सिल्वर नाइट्रेट सॉक्स फॉर सुपरफिशियल इन्फेक्शन। अब जो सुपरफिशियल इन्फेक्शंस होंगे हम उनके लिए सिल्वर नाइट्रेट 0.5 सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि वहाँ पे अब पेन भी होगा, एरिथमा है, रेडनेस है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन हो गई है तो इसमें क्या होगा कि वहाँ पे हमने एनाल्जेसिक्स देंगे, पेन किलर देंगे। रैपिड रीवार्मिंग जो है ना फ्रोस्ट बिटन एयर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। अब उसके बाद जो है हमने ये प्रोटेक्ट करना है कि जो वहाँ पे बुलाई फॉर्मेशन है वो रप्चर ना हो। अब सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी देंगे ताकि डीप इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद अगर कुछ है तो ज़्यादा इशू है तो हम कुछ टाइम बाद सर्जिकल डिब्राइडमेंट करेंगे, लेकिन वो फ़ौरन नहीं करते इसलिए ताकि ट्रू डिमार्केशन बन जाए डेड और लिविंग टिश्यू में, और वो कुछ टाइम बाद बनती है। उसके बाद है किलॉइड ऑफ द ऑरिकल। किलॉइड ऑफ द ऑरिकल इसमें क्या है कि ना हम जब कोई हमें ट्रॉमा होता है, कोई स्कार फॉर्मेशन होती है, हम एयर की पार्सिंग करते हैं ऑर्नामेंट्स के लिए, तो वहाँ पे जो है इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ पे जो है इरेगुलर फाइब्रस टिश्यू फॉर्म हो जाता है एट द साइट ऑफ स्कार और इंजरी। उसे हम क्या कहते हैं, किलॉइड। और अगर वो ऑरिकल में होगा तो किलॉइड ऑफ ऑरिकल। अब इसके मोस्टली जो यूजुअल साइट्स हैं वो है लोब्यूल, हमारा जो एयर का नीचे लोब्यूल है हेलिक्स वाले पोर्शन पे। अब इसमें क्या होता है कि सर्जिकल एक्सीजन कर देते हैं हम किलॉइड की, और लेकिन इसमें इशू क्या होता है, सर्जिकल एक्सीजन के बाद दोबारा चांसेस जो हैं अक्रेंस के बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उस अक्रेंस के चांसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्री और पोस्ट ऑपरेशन से पहले और बाद में हम रेडिएशन देते हैं, टोटल डोज ऑफ 600 to 800 रेडॉन। उसके बाद जो है 4 डिवाइडेड डोजेज़ में हम रेडियोथेरेपी करते हैं। उसके बाद जो है सम पेरिफेरल लोकल इंजेक्शन, और कुछ जो हैं वो लोकल जो हैं हम दे देते हैं इंजेक्शन ऑफ स्टीरॉइड्स कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन ना हो। इसके बाद और है कि ना हम इसके ट्रीटमेंट में आ जाता है कि हम हाई डोजेज ऑफ सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स देते हैं। अब है कॉन्ड्रोडर्माटाइटिस नोडुलरिस क्रोनिका हेलिसिस। इसमें क्या होता है कि ना पेनफुल नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं नियर फ्री बॉर्डर ऑफ हेलिक्स में, और ये मोस्टली मैन में होते हैं एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। अब वो जो नोड्यूल्स होते हैं बहुत पेनफुल होते हैं। पेशेंट इवन अपने साइड पे जिस साइड पे अफेक्टेड एयर है उस साइड पे वो सो भी नहीं सकता। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि वही हम क्या कर देंगे, वो जो नोड्यूल होगा उसकी एक्सीजन कर देंगे स्किन और कार्टिलेज दोनों से, तो इस तरह उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और नेक्स्ट हम इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल एयर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।